नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 10 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई ने 9th से लेके +2 तक के सिलेबस को 30% कम करने का फैसला लिया है, लेकिन इस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा क्वेश्चंस रेज किए गए हैं। दूसरा आर्टिकल हम डिटेल से डिस्कस करेंगे क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स से संबंधित। सबसे लास्ट में हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस डिजिटल राइट्स से संबंधित डिबेट के बारे में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एजुकेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, फिलहाल कोविड-19 की महामारी चल रही है, इस वजह से स्कूल्स बंद हैं। विभिन्न स्कूल्स प्रयास कर रहे हैं बच्चों की शिक्षा को कंटिन्यू की जा सके ऑनलाइन माध्यम से, लेकिन देखो फिर भी जैसे इन प्रेजेंस जो पढ़ाई होती थी उतने घंटे तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो इस अभूतपूर्व सिचुएशन को देखते हुए सीबीएसई ने अब निर्णय लिया है कि 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास का जो सिलेबस है वो 30% तक कम कर दिया जाए। सीबीएसई का कहना है रिस्पेक्टिव कोर्स कमेटी ने सिलेबस को फाइनलाइज किया है 30% कम करने के बाद, और ये जब करिकुलम कमेटी का और सीबीएसई के गवर्निंग बोर्ड का अप्रूवल मिला तभी कोर्स कमेटी के द्वारा फाइनलाइज किया गया है। लेकिन देखो, जो 30% सिलेबस कम किया गया है 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का, उस पर विभिन्न एक्सपर्ट्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करने स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे देखो, फिजिक्स का हम एग्जांपल लें, न्यूटन लॉ, इसको रिमूव कर दिया गया है। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ हीट, ये जो बेसिक कंसेप्ट्स है ना, ये रिमूव कर दिए गए हैं। राइटर कहते हैं अल्दो देखो बेसिक कंसेप्ट्स रिमूव कर दिए गए हैं, लेकिन कई कंसेप्ट्स ऐसे होते हैं जब बच्चों को न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आएगा तभी वो हायर लेवल के कंसेप्ट्स आएंगे, जैसे वर्क, पावर, एनर्जी से संबंधित प्रोजेक्ट्स कंसेप्ट सॉरी। तो एक्सपर्ट्स ने पूछा है कि भैया एक बात बताओ, जब न्यूटन लॉ नहीं आएगा बच्चे को तो वो वर्क, पावर, एनर्जी जैसे कंसेप्ट्स कैसे सीखेगा? तो इसके जवाब में सीबीएसई ने ये कहा है, देखो टीचर अगर चाहे तो बेसिक कंसेप्ट पढ़ा सकते हैं बच्चों को जितना उन्हें आवश्यकता है एडवांस कंसेप्ट्स को पढ़ाने के लिए, बट हम पेपर में जो असेसमेंट होता है, चाहे इंटरनल असेसमेंट हो या फिर फाइनल बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, हम उनमें इन बेसिक कंसेप्ट्स को नहीं पूछेंगे, इनसे संबंधित क्वेश्चन हम नहीं पूछेंगे जो सिलेबस रिमूव किया गया है। इस पर भी एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इससे तो देखो रोट लर्निंग जो है वो और ज़्यादा प्रमोट होगी, याद करने से नंबर मिलेंगे, ये जो प्रोसेस है बच्चों में और ज़्यादा इनकलकेट होगी। और ये तो देखो सिर्फ एक फिजिक्स का एग्जाम्पल है, आप बायोलॉजी या फिर इन्वायरमेंट से संबंधित चीज़ें देखिए। हमने कल भी आर्टिकल डिस्कस किया था कैसे बच्चों को स्कूल लेवल पे ये सिखाने की आवश्यकता है कि वैसे ह्यूमन बींग्स कैसे अपने आसपास के इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, वेरियस ऑर्गेनिजम्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब चीज़ें बच्चों को और इफेक्टिव ढंग से समझाने की आवश्यकता है। लेकिन अब हुआ क्या है, सीबीएसई ने इनसे संबंधित कुछ कंसेप्ट्स को रिमूव करने का फैसला लिया है इस साल के लिए, जैसे इकोलॉजी, एवोल्यूशन कैसे होता है, स्पीसीज इंटरेक्शन, पॉपुलेशन डायनामिक्स, को इवोल्यूशनरी डायनामिक्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसका देखो सीधा सीधा कंसिक्वेंस ये होगा, इकोलॉजी और एवोल्यूशन का और ज़्यादा नेग्लेक्ट होगा हमारे देश में। ऑलरेडी देखो हमारे देश में एपिडेमियोलॉजिस्ट की कमी है, और ज़्यादा कम लोग एपिडेमियोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर इस्टेब्लिश करेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल दिया जाता है पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस में देखो कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिमूव कर दिए गए हैं, जैसे सिटीजनशिप, सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म। ये सब कंसेप्ट्स ना सिर्फ स्कूल के बच्चे को जानना जरूरी है एक अवेयर नागरिक बनने के लिए, जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए, बल्कि पॉलिटिकल साइंस अगर कोई पढ़ रहा है, ये कंसेप्ट्स अगर नहीं पढ़ेगा तो मतलब पॉलिटिकल साइंस में जो समझ है वो उतनी डेवलप नहीं हो पाई है जितने कि उस क्लास में डेवलप होनी चाहिए। ये कंसेप्ट्स नींव हैं एक प्रकार से पॉलिटिकल साइंस की। उसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो सीबीएसई का ये कहना, अगर टीचर चाहे तो जो कंसेप्ट्स, जो टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं उनको पढ़ा सकते हैं। इससे तो देखो टीचर्स के ऊपर बर्डन और ज़्यादा बढ़ेगा।
अगर सीबीएसई को कुछ कंसेप्ट्स रिमूव करने ही थे तो हायर लेवल के कंसेप्ट्स रिमूव किए जा सकते थे, लेकिन फंडामेंटल्स को रिमूव करना ये एक समझदारी भरा डिसीजन नहीं है। इवन देखो, ये जो फैसला लिया गया है ये जल्दबाजी में लिया गया है। आमतौर पे जब सिलेबस चेंज होता है ना, वाइडर कंसल्टेशन होती है विभिन्न एक्सपर्ट्स के साथ। इवन स्टेट का भी इसमें कोई रोल नहीं देखने को मिल रहा है। आमतौर पे स्टेट्स की भी राय पूछी जाती है। जैसे ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी जो अभी तक ड्राफ्ट रिलीज़ हुआ था, अभी तक सरकार ने फाइनल नई एजुकेशन पॉलिसी रिलीज़ नहीं की है, लेकिन जब ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया था तो विभिन्न स्टेट से राय मांगी गई थी। लेकिन अभी करिकुलम को चेंज किया गया, कोई राय नहीं मांगी गई, विभिन्न एक्सपर्ट से वाइडर स्केल पे कंसल्टेशन भी नहीं किया गया। आमतौर पे देखो, विभिन्न सरकारों पर ये आरोप लगते रहते हैं, वो अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से, चाहे वो एनसीईआरटीज़ का हो या फिर सीबीएसई का हो, करिकुलम चेंज करवाने की कोशिश करती हैं। और इसी प्रकार के आरोप अब कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा लगाए जा रहे हैं सरकार के ऊपर कि उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको रिमूव करवा दिया है। सीबीएसई का हालांकि ये कहना है कि देखो, ये सिर्फ इस साल के लिए हुआ है, हमने परमानेंटली टॉपिक्स को थोड़ी ना रिमूव किया है। इसके जवाब में क्रिटिक्स ये बोलते हैं, सरकार एक बार टेस्ट कर रही है, अगर इस साल सब कुछ ठीक रहा तो इसे बाद में कंटिन्यू भी किया जा सकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एजुकेशन से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स यानी राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले आप मुझे मतलब बताइए, राजनीति के अपराधीकरण का क्या मतलब है। देखो, क्रिमिनल्स का पॉलिटिक्स में एंटर करना, इलेक्शन लड़ना और इवन जीत कर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में पहुंच जाना, ये मतलब है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का। ये किस प्रकार से नुकसानदायक है। देखो, अगर क्रिमिनल्स पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में पहुंचेंगे तो उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को एक पैट्रोनेज मिल जाएगा। स्टेट पुलिस या फिर दूसरी एजेंसीज उनको आसानी से पकड़ नहीं सकेंगी, क्योंकि उनके पास पावर होगी। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी जो आपराधिक गतिविधियां हैं उन्हें जारी रख सकेंगे। इसके अलावा देखो, अगर क्रिमिनल्स पार्लियामेंट में या फिर स्टेट असेंबली में पहुंचेंगे तो उनका ध्यान कानून बनाने पर नहीं होगा जिसके लिए जनता ने उनको चुना है। या फिर कोई क्रिमिनल अगर मंत्री बन जाता है तो वो अपना काम ठीक से नहीं करेगा, उसका ध्यान सिर्फ इस चीज़ पर ज़्यादा होगा, कैसे ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, कैसे अपने क्रिमिनल बिजनेस को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है। तो गवर्नेंस जो है वो प्रभावित होती है अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग पार्लियामेंट में या फिर स्टेट असेंबली में पहुंचते हैं। इसके अलावा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से हमारी डेमोक्रेसी की इमेज भी खराब होती है। सोच के देखिए, दूसरे देशों में क्या संकेत जाएगा जब उन्हें यह पता लगे इंडिया की पार्लियामेंट में 46% एमपीज ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो देखो, क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो पाता है कि क्रिमिनल्स पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबलीज में पहुंच जाते हैं। देखो, इसका सबसे पहला रीजन ये है लैक ऑफ गवर्नेंस। विभिन्न सरकारें बेसिक एमिनिटीज भी जनता को नहीं प्रोवाइड कर पाती हैं और दूसरे बेसिक गुड्स जैसे लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छी नहीं होती है विभिन्न रीजन्स में। तो जनता को ये लगता है पुलिस वैसे ही अपना काम नहीं करती और काफ़ी बार तो पुलिस पर भी हरासमेंट के आरोप लगते हैं। अगर हम ऐसे पर्सन को चुनेंगे जिसके पास मसल पावर है, जनता को फर्क नहीं पड़ता वो क्रिमिनल है, जिसके पास मसल पावर है, पैसा है, तो जनता को ये लगता है ये पर्सन हमारे लिए सही है। कल को अगर पुलिस हरास करती है तो ये रिप्रेजेंटेटिव हमारी हेल्प कर सकता है। तो वो पर्सन्स जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है उनका विनेबिलिटी फैक्टर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से वो चुने जाते हैं स्टेट असेंबलीज में और पार्लियामेंट में। तो पहला पॉइंट हुआ लैक ऑफ गवर्नेंस। सरकारें बेसिक चीज़ें प्रोवाइड कर नहीं पाती और जनता को एक उम्मीद दिखती है मसल मैन में यानी क्रिमिनल्स में। दूसरा पॉइंट, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज भी विनेबिलिटी फैक्टर को देखते हुए क्रिमिनल्स को प्रमोट करती हैं क्योंकि वो चाहती हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स जीत कर आएँ। तीसरा पॉइंट, देखो, पॉलिटिकल पार्टीज़ को वैसे भी आवश्यकता होती है मसल पावर की और फाइनेंशियल पावर की। उनको इलेक्शन में काफ़ी सारे फंड्स चाहिए होते हैं, तो वो क्रिमिनल्स से फंड्स ले लेते हैं ताकि अपना जो चुनाव प्रचार है उसे फाइनेंस किया जा सके और उन्हें अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ में शामिल कर लेते हैं।
इसके अलावा देखो, कुछ क्रिमिनल्स चुनाव में वोटर्स को डराते धमकाते हैं अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए। बूथ कैप्चरिंग जो पहले के समय में होती थी, आज तो बूथ कैप्चरिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये हमने कुछ रीजंस डिस्कस किए जिनकी वजह से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है। और राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक काफ़ी सारी लैंडमार्क जजमेंट्स दी हैं। जैसे देखो, फर्स्ट पॉइंट, 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने वो सभी कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ने के इच्छुक हैं उनके लिए ये कंपलसरी बना दिया था कि आप रिटर्निंग ऑफिसर के सामने एक एफिडेविट फाइल कीजिए जिसमें पास्ट में जितने भी आपके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं उनकी आप जानकारी दीजिए, ताकि जनता को पता लगे कि जिसे हम चुनने जा रहे हैं उसके खिलाफ कौन कौन से केसेस चल रहे हैं। उसके बाद नोटा आया था 2013 के आसपास। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ईवीएम में एक नोटा का बटन भी होना चाहिए, ताकि अगर किसी को लगता है कि सारे कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो कैपेबल नहीं हैं, तो वोटर नोटा का बटन दबा सकें। तीसरा पॉइंट देखो, 2013 से पहले क्या होता था, अगर इवन कोई एमपी या फिर एमएलए कन्विक्ट भी हो जाता था, मान लीजिए किसी एमपी या फिर एमएलए को 2 से अधिक साल की सजा हुई, 2013 से हम पहले की बात कर रहे हैं, तो वो अपील फाइल कर देता था हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। उस एमपी या एमएलए की कन्विक्शन के बावजूद सदस्यता नहीं जाती थी, डिस्क्वालीफाई वो एमपी या फिर एमएलए नहीं होता था। लेकिन 2013 में लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी, अगर किसी एमपी या फिर एमएलए को 2 से अधिक साल की सजा हुई है तो इमीडिएटली उसी समय उस एमपी और एमएलए की जो सदस्यता है वो चली जाएगी। चौथा पॉइंट, 2013 में आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिन भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ ट्रायल केसेस चल रहे हैं उन केसेस को कंप्लीट किया जाए 1 साल के अंदर। मतलब जो ट्रायल चल रहे हैं उन ट्रायल्स को कंप्लीट किया जाए 1 साल के अंदर अंदर। वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं किया गया, यानी 1 साल के अंदर अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ जो ट्रायल चल रहे थे उनका कंप्लीशन नहीं हुआ। इसके बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया कि पॉलिटिशियंस के खिलाफ ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स इस्टेब्लिश की जाएं। और नेक्स्ट ईयर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन कैंडिडेट्स को वो टिकट दे रहे हैं उनके खिलाफ जो क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं उनको पब्लिसाइज किया जाए। मतलब न्यूज़पेपर्स में और मीडिया चैनल्स में बताया जाए कि इन कैंडिडेट्स को हमने टिकट दिया है और इनके खिलाफ ये क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, ताकि वो कैंडिडेट्स हैं जिनके क्रेडेंशियल काफ़ी ज़्यादा डूबियस हैं, यानी जिनके खिलाफ सीरियस केसेस चल रहे हैं, उनके बारे में जनता को पता लगे और जनता ऐसे कैंडिडेट्स को ना चुने। अब देखो, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी कि 2018 में जो आपने ये ऑर्डर पास किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स के खिलाफ चल रहे क्रिमिनल केसेस के बारे में जानकारी दे न्यूज़पेपर्स में और मीडिया चैनल्स में, इस ऑर्डर को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। ऐसे न्यूज़पेपर्स में बताया जाता है जिनको कोई पढ़ता नहीं है, और मीडिया चैनल्स में अगर ये इंफॉर्मेशन आती है तो बिल्कुल रात को आती है ताकि कोई भी देख ना पाए। इवन पिटिशनर ने यह भी कहा कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद इलेक्शन कमीशन ने ना तो इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 को अमेंड किया और ना ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अमेंड किया। तो आपने जो ऑर्डर पास किया था उसका कोई लीगल सैंक्शन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई। पिटिशनर ने कहा, देखो जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर दिया था जिसमें आपने आदेश दिया था सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप उन कैंडिडेट्स के खिलाफ चल रहे केसेस की जानकारी दीजिए अपनी वेबसाइट पर, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और न्यूज़पेपर्स में, ताकि जनता को ये पता लगे कि आपने जिन कैंडिडेट्स को टिकट दी है उनके खिलाफ कौन कौन से केसेस चल रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आदेश दिया है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज को कि भैया आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट्स और लोकल रीजनल न्यूज़पेपर्स में, नेशनल पेपर्स में जानकारी दें कि जिन कैंडिडेट्स को आपने टिकट दी है उनके खिलाफ कौन कौन से केसेस और कितने केसेस चल रहे हैं। अब एक नई चीज भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में जोड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप ये भी एक्सप्लेनेशन दें कि आपराधिक मामले चलते हुए भी आपने इन कैंडिडेट्स को टिकट क्यों दी है। आप अपनी एक्सप्लेनेशन में
सिर्फ एक फैक्टर यूं नहीं बता सकते कि जीतने की क्षमता उनकी ज़्यादा थी, यानी विनेबिलिटी फैक्टर बताकर आप अपना पल्ला झाड़ नहीं सकते। आपको डिटेल से बताना होगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ केस चल रहे थे, फिर भी आपने इन लोगों को टिकट क्यों दी। देखो, आमतौर पे पॉलिटिकल पार्टीज का तर्क ये होता है कि जो केसेस चल रहे हैं कैंडिडेट्स के अगेंस्ट, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, यानी जानबूझ के विरोधी पॉलिटिकल पार्टीज ने इन पर्सन्स के खिलाफ केस दर्ज करवाए हैं ताकि इनको इलेक्शन जीतने से रोका जा सके। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, चलो देखो पॉलिटिकल पार्टीज ने इंफॉर्मेशन पब्लिश कर भी दी, उसका फायदा क्या होगा, क्योंकि जनता को एक लेवल के बाद फर्क पड़ता ही नहीं कि कैंडिडेट के खिलाफ केस चल रहे हैं। जनता बहुत सारे दूसरे इश्यूज को ध्यान में रख के वोट देती है, काफ़ी बार पार्टी का चेहरा देखती है, काफ़ी बार बल्कि उन लोगों को ज़्यादा वोट दिए जाते हैं जिनके खिलाफ केस चल रहे होते हैं, क्योंकि जनता को लगता है ये लोग हमें ज़्यादा अच्छे से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकेंगे। तो जनता का जो माइंडसेट है वो थोड़ा अलग किस्म का है। तो सॉल्यूशन ये दिया जाता है आर्टिकल में, देखो वो लोग जिनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं वो इलेक्शन ही ना लड़ सकें, ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता है, और ये पॉलिटिकल पार्टीज के बिना और कोई नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ ये हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने इंटरनल रिफॉर्म्स लेके आएं और ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट देने से कतराएं जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। दोनों ही सॉल्यूशंस में पॉलिटिकल पार्टीज की जो भूमिका है वो मेन है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो फिलहाल की सिचुएशन में हमारा देश काफ़ी तरह के क्राइसिस से जूझ रहा है, जैसे कोविड-19 की महामारी, इकोनॉमिक रिसेशन, माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस, स्मॉल जो बिजनेसेस हैं वो बंद हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर क्राइसिस, और इसके बाद कन्फ्लिक्ट विद चाइना। लेकिन इन सब क्राइसिस के अलावा एक और जो क्राइसिस हमारे देश में चल रही है वो है साइलेंट क्राइसिस। पॉलिटिक्स का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा खराब हुआ है पिछले कुछ सालों में। आज के समय में चाहे बिजनेस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब चीज़ों में पॉलिटिक्स डोमिनेट करती है। पॉलिटिक्स का जो इंटरफेरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह से जो गवर्नेंस है वो प्रभावित हुई है। देखो, हमें गवर्नेंस में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो ना सिर्फ कैपेबल हों बल्कि उनकी इंटेंशंस भी अच्छी हों। बट आज के समय में बहुत से ऐसे लोग जो कैपेबल तो हैं, गवर्नेंस में शामिल हैं, बट उनकी इंटेंशन अच्छी नहीं है। देखो, कैपेबल तो ब्रिटिशर्स भी बहुत थे, लेकिन उन्होंने हमारे देश के लिए कुछ नहीं किया क्योंकि उनकी इंटेंशंस खराब थी। वो कुछ करना ही नहीं चाहते थे, वो सिर्फ हमारे देश को लूटना चाहते थे। और आज ऐसी ही कुछ मंशा पॉलिटिकल लीडर्स में देखने को मिल रही है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है फरवरी 2020 की, कि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये बताना ज़रूरी है कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट क्यों दिया जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं और बाकी कैंडिडेट्स को अवॉइड क्यों किया। रीज़न विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ को बताना होगा। अभी देखो, बिहार इलेक्शंस हैं, इसलिए देखना ये होगा विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को फुलफिल करती हैं या फिर नहीं करती हैं। अगर नहीं करती हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ कहा था इसे कोर्ट की कंटेम्प्ट माना जाएगा। बट देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, क्या होगा अगर इन ऑर्डर्स को, सुप्रीम कोर्ट के इन ऑर्डर्स को नहीं फुलफिल किया जाता है? अकाउंटेबल कौन होगा? मान लीजिए बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर दूसरी पार्टीज जेडीयू फिर से टिकट देती हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स को, तो दोषी कौन होगा? पार्टी का अध्यक्ष दोषी होगा या फिर कौन दोषी होगा? सेक्रेटरी दोषी होगा? इस बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। और मान लीजिए अगर दोषी पाया भी गया, जैसे जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं उनको दोषी पाया गया कि आपने टिकट क्यों दी क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स को, तो उसके बाद उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर उनकी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई होगी? ऐसे देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। और क्या अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का कैंडिडेट जीत के आएगा, उसके इलेक्शन को निरस्त कर दिया जाएगा या फिर नहीं कर दिया जाएगा? देखो, पहले भी इस प्रकार के केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटिशनर ने गुहार लगाई थी, आप ऐसा आदेश दीजिए कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं वो इलेक्शन लड़ ही ना सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी रोक लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने हवाला दिया टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स का। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है,
देखो, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना आदेश दे दिया, अब जनता को जागरूक होना पड़ेगा। देखना होगा कि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को पूरा कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ तौर पर कहा था, जब क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स को वोट टिकट दिया जाएगा विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, उनको रीजन बताना होगा, और वो विनेबिलिटी एक रीजन नहीं बता सकते कि जीतने की क्षमता है इस कैंडिडेट में, इसलिए हमने इसको टिकट दिया है, ये नहीं हो सकता। तो जनता को और ज़्यादा जागरूक होकर काम करना होगा, और कहीं पर भी पॉलिटिकल पार्टीज गलती करती हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करती हैं, तो फिर से विभिन्न एनजीओज जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की दिशा में काम कर रहे हैं या फिर जागरूक नागरिक, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर तो पास कर दिया, लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचाना होगा, क्योंकि लार्जर जो एम है वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये ऑर्डर तो सिर्फ एक मीन है। इससे पहले भी हमने आर्टिकल की शुरुआत में डिस्कस किया, काफ़ी सारे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए थे, लेकिन उन्हें इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं किया गया। ऐसा ना हो सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर, इसे भी इफेक्टिवली इन्फोर्स ना किया जाए, और जो लार्जर एम है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, उसे अचीव ना किया जा सके। अगर देखो ऐसा नहीं होता है तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल डिजिटल राइट्स के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, हाल ही में 59 चाइनीज़ एप्लीकेशंस पर सरकार ने बैन लगा दिया, तो इसी के खिलाफ कुछ क्वेश्चन उठ रहे हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इंडिया इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का सिग्नेटरी है, इसके साथ साथ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का भी सिग्नेटरी है इंडिया। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि इंटरनेट या फिर इंटरनेट बेस्ड जो सर्विसेज हैं उनका जो रेगुलेशन होता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो रेगुलेशन इस प्रकार से होना चाहिए कि बेसिक ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स को रिस्पेक्ट किया जाए। जबकि देखो, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, ये ऑनलाइन कंटेंट पे भी लागू होता है। तो विभिन्न यूजर्स जो इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर रहे थे, क्या उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन एक्सपर्ट्स के द्वारा रेज किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये उठाया जाता है, अगर देखो ये जो चाइनीज़ एप्लीकेशंस हैं ये प्राइवेसी को वायलेट कर भी रही थी यूजर्स का, तो क्या कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता था ये इंश्योर करने के लिए कि इन एप्लीकेशंस के द्वारा प्राइवेसी को वायलेट ना किया जाए? क्या यही एकमात्र तरीका अवेलेबल था कि पूरी तरह से इन एप्लीकेशंस को बैन कर दिया जाए? नेक्स्ट पॉइंट, सरकार ने देखो सेक्शन 69A का हवाला दिया है इन एप्लीकेशंस को बैन करने के लिए, बट देखो ये जो सेक्शन है आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 69A, ये डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित नहीं है। आप देख लीजिए, आईटी एक्ट 2000 का जो सेक्शन 69 है ये बोलता है कि कंप्यूटर सोर्स से जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हुई है उसे इंटरसेप्ट किया जा सकता है किसी गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा, अगर देश की सोवरेनिटी खतरे में है, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर या फिर इंसाइटमेंट, ये सब जो चीज़ें हैं इनके आधार पर कंप्यूटर सोर्स से ट्रांसमिट हुई किसी इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट या फिर इंटरसेप्ट सरकार के द्वारा किया जा सकता है। बट इसमें डेटा प्रोटेक्शन कहीं भी नहीं है। मतलब सरकार ने जिस ग्राउंड पर इन एप्लीकेशंस को बैन किया है वो ग्राउंड सही नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने देखो अनुराधा बसीन जजमेंट में कहा था, अगर गवर्नमेंट इंटरनेट को शट डाउन करती है या फिर किसी और डिजिटल कंटेंट पर रोक लगाती है, तो जो भी ऑर्डर सरकार ने पास किया है उसको पब्लिक डोमेन में रखना जरूरी है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। बट इस मामले में भी सरकार ने सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं रखी है, सारे ऑर्डर्स पब्लिक डोमेन में नहीं रखे हैं, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लास्ट में ये एक बात ये बोली जाती है, देखो कई एक्सपर्ट्स चाइना के बारे में बोलते हैं कि चाइना भी तो फेसबुक को, गूगल को, यूट्यूब को, इनको नहीं चलने देता अपने देश में। बट देखो हम चाइना नहीं हैं, चाइना में ऑथोरिटेरियन रजीम है, एक पार्टी का रूल है, बट हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। जो कुछ चाइना कर रहा है हम वो सब चीज़ें नहीं कर सकते। और दुखद बात यह है
1990s के बाद से ही हजारों ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर बैन लगाया हुआ है सरकार ने, और अब ये जो 59 एप्लीकेशंस पर बैन लगाया है ये भी उस लिस्ट को और ज़्यादा लेंथी बना देता है। अब इसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं जो इन एप्लीकेशन के बैन के पक्ष में हैं। सबसे पहला पॉइंट, देखो चाइनीज कंपनीज का राइट वायलेट हुआ है लेकिन यूजर्स का कोई राइट वायलेट नहीं हुआ है। यूजर्स दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देखो इंटरनेट फ्रीडम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं है, उसी प्रकार से इंटरनेट फ्रीडम भी एब्सोल्यूट नहीं है। और नेशनल सिक्योरिटी जो है ये कॉन्क्रीट ग्राउंड है इन एप्लीकेशंस को बैन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, देखो ये एप्लीकेशंस सिर्फ प्रोक्सी हैं एक बड़ी जो जियोपॉलिटिकल बैटल चल रही है चाइना के साथ, उसमें गवर्नमेंट ने इन एप्लीकेशंस को बैन करके एक प्रकार से सिग्नल देने की कोशिश की है चाइना को कि हम आपकी एग्रेशन को सहन नहीं करेंगे। और उसके बाद वही पॉइंट बोला जाता है कि चाइना जब ये बोलता है कि हमारे इन्वेस्टर्स का जो राइट है वो वायलेट हुआ है, भैया आप भी तो देख लो, आपने फेसबुक, गूगल, ये जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हैं इन सब पर रोक लगाई हुई है, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो स्मूथली चलेंगी दूसरे देशों में। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस किए नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस डिजिटल राइट्स डिबेट से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।